इस बार के 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मेन थ्योरम्स होने वाला है, जो इस साल पूछ सकता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा था कि कौन कौन मेन थ्योरम्स है जो तुम्हारे इस साल के एग्जामिनेशन में आ सकता है। बहुत सारे बच्चे ने उसमें कमेंट करा कि भैया एक काम करें कि सारे थ्योरम्स को आप एक बार एक्सप्लेन कर दे, एक बार डिस्क्राइब कर दे कि आखिर में हम लोग कैसे उसको जाके एग्जामिनेशन पेपर में लिखे आंसर शीट में कि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एग्जामिनर हमें दे। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें थेल्स और उसके कन्वर्ट्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें जाके अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिखना है ताकि तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। थेल्स थ्योरम के बारे में ऑलरेडी तुम पहले से पढ़ाई कर रखा है कि थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या होता है, बीपीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, एंड इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, ठीक है, किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी में बीसी के पैरेलल अगर कोई एक लाइन हम लोग खींचते हैं डीई, बीसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचे डी, देन बाकी बचा हुआ साइड, अब देखो बीसी के पैरेलल हम लोग खींचे हैं डी, तो ट्रायंगल का बाकी दोनों कौन सा साइड बच गया, ए बी और ए सी, तो वह ए बी और ए सी सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। यही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी तुम यहाँ पे देख रहे हो। एंड इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखो थोड़ा सा दो चार बातों को ध्यान में रखोगे तो फोर के आ जाओगे। ठीक है, मैंने सारा बात यहाँ पे पहले ही लिख रखा है ताकि टाइम कम लगे और समझे हम लोग ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो गिवन में वही बात लिखा हुआ कि डी किसके पैरेलल है, बीसी के, डी हम लोग ऑलरेडी पैरेलल खींचे थे किसके, बीसी के, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, तो भाई थ्योरम से ही हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं कि अगर किसी के पैरेलल खींचेंगे तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में बटेगा, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी सेम रेशियो में होगा। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में लिख दिए, फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन बी ई, यानी बी से ई को मिलाना पड़ेगा, एंड सी डी, सी से डी को मिलाना पड़ेगा, एंड ड्रॉ ई एल पैरेलल टू ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर टू ए बी, हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा ई एल जो किस पे परपेंडिकुलर हो, ए बी पे परपेंडिकुलर हो, और एक और परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा डी एम जो ए सी पर हो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डी एम जो किस पे परपेंडिकुलर होगा, ए सी पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस बात को तुम्हें पॉइंट वाइज अपने दिमाग में बैठा लो कि कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देन जाके तुम्हारा एक ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का निर्माण हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें प्रूफमेंट करना है, ये वाला प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करिए, लिखिए प्रूफ। अब मेरा कुछ इसमें अपना ट्रिक्स है जो तुम्हें ध्यान बैठाना है। अब क्या करना है, तो हम लोग दो बार रेशियो में एरिया निकालेंगे। पहला काम क्या करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो एक बात मैं पहले बताता हूँ कि ए डी ई जो तुम्हें नज़र आ रहा है ट्रायंगल ए डी ई, इसको हम लोग पूरा लेंगे और एक बार ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें तुम्हारा एक इधर वाला साइड आ जाए यानी डी बी आ जाए, और एक बार ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें तुम्हारा साइड आ जाए ए सी। तो ए डी ई हम लोग लिए और एक ट्रायंगल लिए हम लोग डी बी ई जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, एंड अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 लिखिए। और ए डी ई का बेस कौन सा होगा, तो बेस वही होता है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे जा रहा है, इस पे, यानी इसका बेस हो जाएगा कौन सा, ए डी। ठीक है, यही ना परपेंडिकुलर है पाजी, ई डी, सॉरी ई एल, तो ई एल परपेंडिकुलर है किस पे जा रहा है, ए डी पे जा रहा है, तो उसका बेस हो गया ए डी। अब परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं, परपेंडिकुलर हो गया आपका ई एल। देन आते हैं अब इसमें डी बी ई वाले में, डी बी ई का, अब डी बी ई का भी बेस कौन सा होगा, सॉरी इसका बेस कौन सा होगा डी बी ई का, तो इसका बेस हो जाएगा डी बी, और इसका भी परपेंडिकुलर कौन सा होने वाला है, ई एल ही होने वाला है। इस बात को तुम नोट डाउन कर लेना, इसका भी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ई एल ही होगा। ठीक है, तो ई एल सी एल कैंसल आउट हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी बटा डी बी। इसको हम लोग पॉइंट वाइज 1 कर लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर से एंड किए एंड फिर से दो ट्रायंगल लिए। एक बार ए डी ई आपको लेना ही है पाजी, मैंने पहले ही बता रखा है कि ए डी तो आपको लेना ही है, ए डी लेना है और इधर वाला एक ट्रायंगल लेना है जिसमें डी बी आ जाए, फिर से ए डी लेना है और फिर से एक ट्रायंगल लेना है जिसमें ई सी आ जाए, तो वही हम लोग लिए हैं ई सी डी, और ए डी फिर से लिखवे किए, फिर ए डी लिखे तो 1/2 इंटू बेस। अब तुम बोलोगे कि भैया आप कुछ देर पहले जो है बेस लिए ए डी,
इसी ट्रायंगल का बेस लिए थे AD, अब इसी ट्रायंगल का बेस ले रहे हो AE, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग किस साइड का काम कर रहे हैं, इस वाले साइड का काम कर रहे हैं, इसीलिए इस वाला साइड का बेस लेंगे। तो ये वाला साइड का बेस कौन सा हुआ? AE हुआ, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? DM होगा। उधर वाले का कर रहे थे इसीलिए उसका हम लोग बेस लिए थे AD, देखो यहाँ पे, और उसका परपेंडिकुलर लिए थे EL। लेकिन इस वाला ADE में किधर का काम कर रहे हैं? इधर वाले का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका बेस लेंगे हम लोग AE और परपेंडिकुलर लेंगे DM। एंड फिर से आ जाते हैं ECD में, तो ECD इसका बेस कौन सा होगा? तो इसका बेस आपका EC होगा, और इसका भी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो इसका भी परपेंडिकुलर आपका DM ही होगा। ये बात को भी अपने पॉइंट मतलब माइंड में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो फिर से इसमें भी DM से DM कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, और क्या बचा? AE/AC। तो AE/AC हम लोग लिख दिए, इसको पॉइंट वाइज 2 कर दिए, ठीक है। अब तुमने 9th में एक थ्योरम पढ़ के आया है कि वी नो दैट द ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तुमने ऑलरेडी पहले से ये बात पढ़ के आया है 9th में कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो दोनों एरिया में क्या होता है? सेम होता है। तो वैसे ही DBE और ECD सेम बेस पे है, बेस का नाम हो गया D, सेम बेस पे हुआ, और ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में भी है, DE पैरेलल टू BC, ऑलरेडी पहले से हम लोग लिखे हुए हैं। तो ये वाला दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर भी है, सेम बेस हो गया D, और सेम पैरेलल के बीच में भी है, तो दोनों एरिया में क्या होगा? बराबर होगा। तो वही ये बात लिखा हुआ है कि DBE का एरिया और ECD का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको मान लिया हम लोग पॉइंट वाइज 3, एंड हम लोग यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम 1 2 3। 1 2 3 से हमें क्या बात पता चलता है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, AD पहले से बराबर था, और हम लोग एक बात प्रूफ यहाँ पे कर दिए कि DBE का एरिया और ECD का एरिया भी आपस में क्या है? बराबर है। देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, ADE और ADE तो पहले से ही बराबर है, और हम लोग तुरंत अब ये प्रूफ करे हैं DBE और ECD। यहाँ पे देखो DBE और ECD भी एरिया में क्या है? बराबर है। देन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी अगर किसी पोर्शन का लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। अब देखो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका AD/DB और AE/AC ऑटोमेटिक बराबर होगा। देन प्रूफ हो गया आपका थेल्स थ्योरम। इसी दो बात मतलब 2-3 बात को अपने दिमाग में रखोगे तो फोड़ दोगे थेल्स थ्योरम। ज़्यादा मतलब कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा है भी नहीं उतना कॉम्प्लिकेटेड यार, फोड़ क्या होगे मेरी बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो। पहले तो किसी भी हाल में तुम्हें ट्रायंगल्स ध्यान में होना चाहिए कि ट्रायंगल के हम लोग ने कैसे इसका कंस्ट्रक्ट वगैरह करके बनाया है। उसके बाद तुम्हें ये वाला याद रखना है कि ADE लेना है, और मतलब एक बार आपको ADE लेना है और एक बार ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें D भी आ जाए। फिर से एक बार ADE लेना है और एक बार ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें EC आ जाए। इस बात को ध्यान रखना। 2 बार प्रोपोर्शन करके रेशियो करके अपना एरिया निकालना, और जो आएगा उसको तुम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है कि दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, क्योंकि सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में आता है। 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं। देन तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा थेल्स थ्योरम। 2-3 बात को ध्यान में रखो और फोड़ के आओ, ठीक है। एंड इसी का कन्वर्स है अब थेल्स का कन्वर्स। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसमें क्या था कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल कोई अगर लाइन खींचेंगे तो वो बाकी दोनों साइड को, ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। अब इसमें क्या कहता है कि इसमें ऑलरेडी पहले से जो ट्रायंगल है, जैसे कि देखो ABC, इसमें पहले ही कहता है कि आपका ये ट्रायंगल का जो बाकी जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में बटा हुआ है। तो ये काम करो कि जो थर्ड साइड है वह किसके पैरेलल होगा? तो इस लाइन के पैरेलल होगा जो इस दोनों साइड को सेम रेशियो में क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो वही बात लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो उसका स्टेटमेंट था जो मैंने तुम्हें बता रखा है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई एक ऐसा लाइन है जो मतलब कोई ऐसा लाइन है जो दो साइड को सेम रेशियो में बांट रहा है, देन वह लाइन थर्ड लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। ये कन्वर्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये सारा बात लिखे हैं। समझते रहो, थोड़ा थोड़ा इजी तो और इजी है, इससे बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो गिवन में वही बात लिखा हुआ है कि लाइन L इंटरसेक्टिंग AB एट D। L एक लाइन है जो AB को D पे काट रहा है और AC को कहाँ पे काट रहा है? E पे काट रहा है, ठीक है। एंड ये बात तो पहले से गिवन में दिया हुआ है कि AD/DB और AE/EC है ऑलरेडी। इसमें उल्टा प्रूफ करना है, इसका कन्वर्स है तो उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा कि DE पैरेलल है किसके? BC के। ये हमें इसमें प्रूफ करना है।
तो जैसे हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट किए तो हम लोग इसमें एक बात मान लिए कि इफ़ पॉसिबल लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल ही नहीं है, हमें जो प्रूफ करना है हम लोग उसी को मान लिए कि वो पैरेलल है ही नहीं। तो जो भाई अगर पैरेलल नहीं होगा, मान लेते हैं कि रांची के लिए ये वाला बस नहीं जा रहा है, तो कोई ना कोई तो बस जाता ही होगा रांची के लिए ना। अब ये बस नहीं जा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया का कोई बस जाता ही नहीं होगा रांची, कोई ना कोई तो जाता ही होगा। तो वैसे ही वही हाल है कि अगर DE BC के पैरेलल नहीं होगा तो कोई ना कोई तो होगा। तो वही हम लोग एक अपना से लिखे कि DF पैरेलल है किसके, BC के। मान लिए कि DF किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो जैसे DF BC के पैरेलल होगा तो हम लोग यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा दिए, थेल्स थ्योरम लगा दिए। तो जैसे थेल्स थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं कि बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में बटेगा, तो AD/DB एंड AF/FC। ठीक है, ये देखो भाई एक बात हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि ये जो है DE पैरेलल नहीं है BC के, यहाँ पे लिख दिए हुए कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो हम लोग जाके माने कि DF मान लेते हैं कि अरे DE नहीं पैरेलल तो कोई और तो होगा, तो DF को माने थे BC के पैरेलल, तब जाके थेल्स लगाए तो AD/DB और AF/FC हुआ। ठीक है, तो ये बातें लिखी, इसको पॉइंट वाइज 1 किए। अब देखो हमें गिवन में जो बात लिखा हुआ तो वो यहाँ पे लिख के उसको पॉइंट वाइज 2 किए। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही इस वाले क्वेश्चंस में बताया कि अगर किसी भी दो इक्वेशंस का अगर राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस दोनों इक्वेशन का 1 और 2 का देखो आपका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर दोनों में क्या किए तो हम लोग अपना से +1 करे हैं, ये बात को अपने दिमाग में सेटअप कर लेना कि इसमें +1 करना पड़ता है। तो अपना से +1 करे एंड इसको सॉल्व करे तो हमें मिला क्या चीज़, FC बराबर EC, यानी FC और EC बराबर होगा। यानी फिर से मैं मतलब यहाँ बात को दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब हम लोग दोनों में +1 करके इसको सॉल्व करें तो हमें मिला FC बराबर EC। FC और EC दोनों आपस में बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए अलग अलग मिल रहा है, लेकिन सॉल्व करने पे ये पता चल रहा है कि FC और EC क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये दोनों बराबर कब आएगा, तो ये दोनों आपका बराबर तब आएगा जब वो दोनों यानी E और F क्या होगा, कंसाइडेड होगा। कंसाइडेड मतलब एक के ऊपर एक होगा। तो इस बात को नोट डाउन कर लेना, मेन इसमें पॉइंट यही है, +1 करना, बाकी इसमें कोई टफ नहीं है। तो अगर मान लो कि अगर FC और EC बराबर आ रहा है तो ये बराबर तब आएगा जब E पॉइंट और F पॉइंट कंसाइडेड होगा, यानी एक के ऊपर एक होगा, यानी दोनों अलग लाइन नहीं है, क्या लाइन है, सेम लाइन है। देन आपका ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि D किसके पैरेलल है, BC के। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा E पॉइंट और F पॉइंट अलग पॉइंट नहीं है तो देखो एक बात तो तुमने पहले ही मान रखा था ना कि DF BC के पैरेलल है। देखो यहाँ पे मान रखा है कि DF BC के पैरेलल है, और फिर तूने ये दिखा दिया कि E पॉइंट कोई अलग पॉइंट नहीं है, E पॉइंट वही पॉइंट है जो F पॉइंट है। तो DF पहले से ही BC के पैरेलल था तो DE भी अब BC के पैरेलल हो जाएगा। उसमें क्या बात है, यही हमें प्रूफ करना था कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है थ्योरम्स, थेल्स और उसका कन्वर्स। मैंने तुम्हें पूरे बढ़िया से एक्सप्लेन करा है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसी की तरीके से 2-4 बार प्रैक्टिस करो और देखो कि तुम 4 के आओगे, और जब बना कर आओगे पूरा इसी ढंग से तो एग्जामिनर 1 नंबर भी तुम्हारा नहीं काटेगा। सारे का सारे जितना भी, अगर 5 नंबर का होगा तो आउट ऑफ 5 एंड 4 का होगा तो आउट ऑफ 4, यानी फुल में फुल मार्क्स तुम्हें मिलेगा। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी करते रहो, कहीं भी मेरा मदद लगे तो लेते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।